करना होता था। तो अगेन ये क्विक सी रिवीजन है, वैसे भी काफ़ी डिटेल में हो चुका है कि ऑड प्राइम नंबर डिटेक्टर बनाना है। ठीक है, एक ऐसा सर्किट जो ऑड और प्राइम नंबर्स को डिटेक्ट करता है। तो हम क्या करते थे कि हम पहले सारे ऑड प्राइम नंबर्स लिख लेंगे, 1, 3, 5, 7, 11, ऐसे नंबर्स जो ऑड भी हैं और जो वो भी हैं प्राइम भी हैं। अब इसके बाद इनकी लिख लो बाइनरी। 1 की बाइनरी क्या है, 0001। 3 की क्या है, 11। 5 की तुम्हें पता है 101, सो ऑन। अच्छा, अब इसके बाद तुमने हमेशा तरीका ये होता था कि हम ये काम कैसे करते थे कि हमें कहा जाता था कि एक सर्किट बनाओ, तो हम सबसे पहले कोशिश करते थे कि ट्रूथ टेबल टाइप की कोई चीज़ बना लें। ठीक है, फिर उसके बाद इससे ज़्यादातर के मैप्स बनते थे। के मैप से आपके पास एक्सप्रेशन आता था और एक्सप्रेशन की मदद से आप एक सर्किट डिज़ाइन कर लेते थे, बल्कि एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते थे। अब इस केस में प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 5 वेरिएबल्स हैं। तो जब 5 वेरिएबल्स होते थे तो हमने कहा था कि के मैप तो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, तो इसकी जगह पे हमने एक नया मेथड पढ़ा था जिसको हम क्विन मिकल्स्की कहते थे, क्विन मिकल्स्की मेथड। ठीक है, तो क्विन मिकल्स्की की पूरी लॉजिक ये थी कि जब वो हो जाए, वेरिएबल ज़्यादा हो जाएं, तो तुम के मैप की जगह क्विन मिकल्स्की यूज़ करते हो, वहाँ से एक्सप्रेशन निकलता है और फिर सर्किट बनाते हो। यानी लॉजिक वही रहती है, लेकिन ज़रा वो टूल्स बदल जाते हैं। तो तुम्हारे पास मिन टर्म्स आई, ये क्विन मिकल्स्की कैसे चलता था वो मैं बिल्कुल रिवाइज नहीं करवा रहा, लेकिन वो एक 1 वाले ग्रुप बनाते थे, फिर 2 1 वाले, फिर 3 1 वाले। ठीक है, पहले 1 1 वाले, फिर 2 1 वाले ग्रुप, फिर 3 1, फिर वो सारी एग्जॉस्टिव सर्च होती थी, सारों को सबके साथ कंपेयर करते थे, मिन टर्म्स निकलती थी, और यहाँ से तुम फिर टर्म्स बनाते थे, और फिर इवेंचुअली तुम जो मिनिमम टर्म्स होती थी वो निकाल, इवेंचुअली तुम्हारे पास एंड पे एक एक्सप्रेशन बनेगा, वो इसका ये बन रहा है ACD प्लस BCE। और जब ये एक्सप्रेशन बन जाता है तो उसको पकड़ के तुम वो सर्किट की, ऐसा सर्किट नहीं उसने बनाया, बल वो उसको जब तुम एक्सप्रेशन बन जाता है तो आखिरी स्टेप ये होता है कि उस एक्सप्रेशन का तुम सर्किट डिजाइन कर देते हो। तो ये था, हमने पिछली दफा भी एक बनाया था और एक ये है। अच्छा भाई, अब आगे चलते हुए ये किताब बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, तुम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बना रहे हो। ये किताब 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, आधी किताब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बनाती थी, आधी सीक्वेंशियल सर्किट्स बनाती थी। ये बिल्कुल शुरू शुरू में हमने बात की थी कि कॉम्बिनेशनल वो होता है जिसमें एंड और नॉट गेट्स को जोड़ के तुम एक सर्किट बनाते हो। ठीक है, और सीक्वेंशियल वो होता है जिसमें मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट होता है। वो 22वें लेक्चर से आगे है, तो उससे पहले पहले जितना कर रहे हो वो कॉम्बिनेशनल ही कर रहे हो। अब कॉम्बिनेशनल में तुमने 2 बड़ी स्पेसिफिक टर्म्स पढ़ी, एक तुमने एसओपी एक्सप्रेशंस पढ़े और एक तुमने पीओएस एक्सप्रेशंस पढ़े। अब एसओपी एक्सप्रेशंस की शक्ल क्या होती थी? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एसओपी एक्सप्रेशन है तो उसकी शक्ल क्या होती थी? वो ऐसी होती थी कि AB प्लस AC प्लस पता नहीं A बार B बार, मुझे नहीं पता, कुछ इस तरह, लेकिन होती यही थी, शक्ल यही होती थी कि उसमें प्रोडक्ट टर्म्स होती थी और एंड पे प्रोडक्ट टर्म्स का सम हुआ होता था। तो जब तुम एसओपी एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने जाते हो, उसका सर्किट बनाने जाते हो, तुम्हें ये सारी प्रोडक्ट टर्म्स कैसे मिलेंगी? ये सारे एंड गेट्स हैं, ये सब तुम्हें एंड गेट से मिलेगा। इधर A बार और B बार का एंड हो रहा है, इधर A और C का एंड हो रहा है, और फिर इधर A और B का आपस में एंड हो रहा है। तो ये एंड करने की मदद से प्रोडक्ट टर्म बनती है। जब ये सारे एंड होके निकल आते हैं तो एंड पे इन सारों को प्लस करना है। वो प्लस कैसे होएगा? वो और की मदद से होएगा। और इस सब से भी पहले तुम्हें नॉट भी तो करना है ना, इस सब से भी पहले तुम्हें नॉट करना पड़ेगा, क्योंकि या तो ए और सी नॉर्मली सीधा जाके एंड गेट में से गुजर के एक प्रोडक्ट टर्म बना देंगे, या उनको नॉट करना पड़ेगा। तो तुम एक एसओपी एक्सप्रेशन जब इंप्लीमेंट करते हो तो तुम्हारे पास नॉट गेट्स आते हैं पहले, फिर एंड गेट्स आते हैं, और फिर ज्यादातर एक और गेट आता है, एक और गेट। ठीक है, तो जब तुम एसओपी को इंप्लीमेंट करते हो तो यू कैन हैव एन अरे ऑफ नॉट गेट्स, एन अरे ऑफ एंड गेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, एंड गेट्स क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट टर्म्स बनाते हैं, और फिर वो सारी प्रोडक्ट टर्म्स निकल के एंड पे जाके एक और गेट में जाती हैं जो सम बनाता है, तो वो फिर सम ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन इतने पसंद इसलिए किए जाते हैं कि ये सर्किट्स तुम्हें बने बनाए बाजार से मिल जाते हैं, यानी तुम्हें एक सर्किट्स मिल जाते हैं जिनमें अरे ऑफ एंड गेट्स, नॉट गेट्स और ये होती है, तुमने सिर्फ अपनी तारें कनेक्ट करके उसको चला देना होता है। तो सिमिलरली पीओएस सेम, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ ऑर्डर बदल जाएगा। पीओएस में तुम्हें पता है कि एंड पे प्रोडक्ट होना होता है,
उसमें एंड गेट एक आ जाएगा और उसमें एक अरे आ जाएगी। अब ये करना तुम्हें खुद ही चाहिए, मतलब मैं मेरे करने से कोई खास फायदा नहीं है। अब ये एक और सर्किट है, एडजेसेंट वंस डिटेक्टर। ये करता है, मतलब तुमने डिजाइन करना है, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि डिजाइन एन एडजेसेंट वंस डिटेक्टर। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो जिस तरह से हमेशा करते थे, पहले तुम डिसाइड करोगे कि तुमने इनपुट्स कितनी लेनी है। मैं इनपुट्स रख रहा हूँ 4 ताकि मैं के मैप पे काम कर सकूँ। अगर मैं 4 से ज़्यादा इनपुट्स बनाऊंगा फिर मुझे क्यू एम मेथड चलाना पड़ेगा। तो इनपुट्स मैं डिसाइड करता हूँ 4 है, उनके नाम भी रख लो चाहे। मैं डिसाइड करता हूँ ए बी सी और डी जो है मेरी इनपुट्स होंगी। आउटपुट्स कितनी होंगी? ज़्यादातर इन सारे सर्किट्स में आउटपुट एक ही होती है, तो आउटपुट इसमें सिर्फ एक ही होएगी और वो ज़्यादातर एफ से हम दिखाते हैं। वैसे तुम्हारी मर्जी है, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस सर्किट ने करना क्या है, इसने डिटेक्ट करने हैं एडजेसेंट वंस। एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू ईच अदर, जो साथ साथ है, और वन वन होता है, ठीक है। तो जहां पे भी दो वन इकट्ठे आएंगे, एडजेसेंट आएंगे, उनको तुम्हारा सर्किट डिटेक्ट करेगा। तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या होएगा? ट्रूथ टेबल। तो अब तुम इसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे और तुम चीजें पहले डिसाइड कर चुके होगे। तुम्हारी 4 इनपुट्स हैं और एक सिंगल आउटपुट है। अब 4 इनपुट्स के लिए तुम ट्रूथ टेबल भर दो जिस तरह तुम्हें भरनी आती है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब पहली लाइन को देखो, 0 0 0 0। इसमें तो कोई वन नहीं है, आउटपुट आ गई 0। इसमें एक वन है, कोई एडजेसेंट वन तो नहीं है ना? कोई एडजेसेंट वन है ही नहीं, एक ही वन है तो एडजेसेंट हो ही नहीं सकता। आउटपुट आ गई 0। इसमें भी एक ही वन है, 0 आ गई। इस इनपुट में 0011 में दो वंस आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों वन साथ साथ है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगी 1। तुम्हारे सर्किट का काम ही ये है कि वो इकट्ठे वन डिटेक्ट करता है। यहाँ पे एक ही वन है, सवाल ही नहीं है, 0। यहाँ पे दो वन हैं लेकिन इकट्ठे नहीं है, आउटपुट 0। ठीक है, सो ऑन। तो पहला स्टेप तुम्हारा ये हो गया कि तुम ये ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लेते हो। ट्रूथ टेबल के बाद 2-3 चीजें हो सकती हैं, लेकिन 99% तुम के मैप ही बनाओगे, यानी इसका तुम के मैप बनाओगे। तो इसका के मैप क्या बनेगा? वो 4 वेरिएबल्स का ए बी और सी डी का के मैप बनेगा। अगेन बहुत पुरानी बातें हो गई तो अच्छा नहीं, ठीक है, वाह। दिखाऊं कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सप्रेशन क्यों नहीं दिखाया उसने? वो कर पता क्या रहा है? वो कर ये रहा है कि वो कहता है कि के मैप जरूरी क्यों है इतना ज्यादा। वो कहता है कि तुम ट्रूथ टेबल से डायरेक्ट भी एक्सप्रेशन पे जा सकते हो। ठीक है, तुम डायरेक्ट जा सकते हो एक्सप्रेशन पे। ये कैसे तुम्हें आता होगा? ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन पे डायरेक्ट कैसे जाएंगे? तो मतलब इस ट्रूथ टेबल को अगर मैं तुम्हें दिखाऊं और तुमसे कहूं कि इसका एक्सप्रेशन निकाल लो, कैसे निकालोगे? पूरा ना निकालो, लंबा बड़ा है, लेकिन एटलीस्ट मुझे बताना शुरू करो। तो इसमें ये होता था कि जब आउटपुट 1 होती थी तो वहां से आप मिन टर्म्स बनाते थे। तो ये आउटपुट 1 है तो ये मिन टर्म बन जाती है सी डी। फिर आउटपुट 1 है तो मिन टर्म बन जाती है बी सी, फिर बी सी डी, सो ऑन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टोटल मिन टर्म्स बनेंगे। हर मिन टर्म एक प्रोडक्ट टर्म है तो उसका एंड गेट बनेगा। तो मैं तुम्हें पूरा डिटेल में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड गेट्स लगेंगे। ये आठों एक एक मिन टर्म को हैंडल कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके एंड पे एक और गेट लगा दोगे तो वो बन जाएगा। अच्छा, हुआ क्या है कि अगर मैं ट्रूथ टेबल में डायरेक्ट गया हूँ एक्सप्रेशन के ऊपर और फिर मैंने एक्सप्रेशन से सर्किट बना लिया है, तो ये मेरा सर्किट तैयार होता है। अच्छा, अब वो कहता है कि चलो जरा 1 मिनट के लिए इसको साइड पे करो और अब तुम जरा के मैप बना लो, ट्रूथ टेबल का के मैप बना लो। अब वो के मैप बनाता है, ग्रुप्स बनाता है, तुम्हें पता है, फिर ग्रुप से सिंप्लीफिकेशन करके एक्सप्रेशन निकालते हो, तो ये सर्किट बनता है। ठीक है जी, तो ये के मैप की इंपॉर्टेंस है, ये के मैप की वैल्यू है। के मैप हम जब पढ़ भी रहे थे तब भी हमने कहा था कि ये बूलियन सिंप्लीफिकेशन करता है, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है। और इसका बेतहाशा फायदा ये होता है कि तुम्हारा
जो सर्किट है वो छोटा होता है। अब अगर एक गेट 100 रुपए का आता है तो ये 400 रुपए का सर्किट बन गया है, और ये 1000 रुपए 2000 रुपए का सर्किट होगा। तो ये इसकी के मैप की पावर होती है। तो हमेशा मतलब के मैप यूजली बनाने चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा इसको बनाएं। अच्छा, अब तुम्हें कोई कहता है कि पीओएस इंप्लीमेंटेशन करो एडजेसेंट वन से। ये जो आपने इंप्लीमेंटेशन की है, ये जो सर्किट की शक्ल है, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एसओपी है, क्योंकि एंड पे एक और गेट लगा हुआ है ना, तो वो सम कर रहा है एंड पे। और गेट वो सम टर्म प्लस वाली चीजें करता है। ये एसओपी की शक्ल है ऑफ कोर्स। अब अगर वो कहता है कि पीओएस की इंप्लीमेंटेशन करो, तो क्या करोगे? इधर कोई स्टेप चेंज होएगा, किस तरीके से हम काम करेंगे? ट्रूथ टेबल तो बननी है, वो तो बनेगी, अब उसके आगे क्या होएगा? तो वही है, तुम्हारी मर्जी है, एक्सप्रेशन बनाना है एक्सप्रेशन बना लो, के मैप बनाना है के मैप बना लो। तो मैं के मैप बनाऊंगा, लेकिन इस दफा के मैप में मैं ग्रुप्स जो है वो 0 के बनाऊंगा। तो इस दफा मैं के मैप्स में जो ग्रुप्स होंगे वो 0 के बनाऊंगा। तो ये भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि जब जीरोस बनाते हो तो वो पीओएस की शक्ल में एक्सप्रेशन निकलता है। तो इवेंचुअली अब तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो पीओएस की शक्ल में निकलेगा। उसकी इंप्लीमेंटेशन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पीओएस की शक्ल होएगी। हमने कन्वर्जन भी पढ़ी थी ना कि एसओपी से पीओएस और पीओएस से एसओपी, वो एग्जैक्टली यही थी कि 1 को लेके के मैप पे चले जाओ और ग्रुप्स 0 के बना दो। ऑपरेशन ऑफ एडजेसेंट वंस, वो टाइमिंग डायग्राम है, नॉट इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं जो, ये जरा इंटरेस्टिंग एक चीज है, एक्टिव लो या हाई इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसका मतलब ये काफी मुश्किल काम है, ये आगे जाके आएगा सही तरह से, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम आज तक ये मानते आए हो ना कि 1 जो है वो ऑन होता है और 0 जो है वो ऑफ होता है। ये यूनिवर्सल बात नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि 1 हमेशा ही ऑन होता है, 1 ऑफ भी हो सकता है। जिस दुनिया में हम रहते आए हैं उसको एक्टिव हाई दुनिया कहते हैं, एक्टिव हाई दुनिया, जिसमें 0 ऑफ होता है और 1 ऑन होता है। अगर दुनिया एक्टिव लो होए तो उसके अंदर 0 ऑन है। एक्टिव लो वाली दुनिया में उल्टा है कि 0 ऑन है और 1 ऑफ है। फिलहाल तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे जाके इसकी काफी जरूरत पड़ेगी और काफी कंफ्यूजिंग चीज है। तो यहीं पे थोड़ा सा इसको हजम कर लो तो बेहतर है। एग्जाम्पल है लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट, मतलब वो आगे जाके करते हैं। अब कोशिश करोगे खुद करो, तो मैं तो ये करता जाऊंगा इसी तरीके से। ऑड पैरिटी जनरेटर, तुमने एक सर्किट बनाना है विच इज एन ऑड पैरिटी जनरेटर। तो बनाओ। तुम्हें कोई भी सर्किट जब भी दिया जाता है शुरू करने के लिए, तुम क्या करते हो? तुम उसकी इनपुट्स डिसाइड करते हो, तुम उसकी आउटपुट्स डिसाइड करते हो, फिर तुम ट्रुथ टेबल बनाते हो, के मैप बनाते हो, एक्सप्रेशन बनाते हो, फिर सर्किट बनता है। ये तरीका है कि किस तरीके से आपने कोई भी सर्किट डिजाइन करना है। तो ऑड पैरिटी जनरेटर अब डिजाइन करना है। हाँ जी, कैसे? कोई चक्कर नहीं, सही। तो मैं तो फिर ऐसे ही चलता जाऊँ, ठीक है। तो ऑड पैरिटी जनरेटर, पहले सर्किट को समझो कि है क्या। अगेन मैं तो इसकी इनपुट्स आउटपुट्स ऐसे ही रखना चाहूंगा कि 4 ही इनपुट्स रखना चाहूंगा और एक आउटपुट, लेकिन ये अपनी अपनी मर्जी होती है ना, आप जैसे मर्जी इसको कर लो। मैं 4 इसलिए रखता हूँ ताकि मैं के मैप पे हैंडल कर सकूँ। अगर मैं 5 या 6 रख लूँ तो फिर मुझे के मैप नहीं, फिर मुझे क्यू एम चाहिए होगा, वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए नहीं कर करते। तो ऑड पैरिटी जनरेटर ये करता है कि पहला स्टेप तो वही होगा, जारी बात ट्रुथ टेबल बनेगी, तो वही 4 इनपुट्स और एक आउटपुट। अच्छा, अब ऑड पैरिटी ये करता है कि मेरे पास इसके अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इसमें इनपुट में 1 कितने आए हैं, 1 कोई नहीं आया, यानी 1 कितने आए हैं, 0। लेकिन आपने करना ये होता है कि आपने हमेशा नंबर ऑफ वंस को ऑड बनाना होता है। दिस इज व्हाट ऑड पैरिटी मीन्स। ये डाटा कॉम आपको पढ़ाती थी ना कि पैरिटी में एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं जिसमें वो ऑड भी होती थी इवन भी होती थी, तो हम इस वक्त ऑड बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ वंस नहीं है, तो एक 1 हम साथ ऐड कर देंगे तो हमारी आउटपुट होएगी 1 इस केस में। यहाँ पे 1 आ रहा है ऑलरेडी,
एक 1 आ रहा है, यानी 1 कितने हैं, ऑड है, एक आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मेरी आउटपुट रहेगी 0। सिमिलरली यहाँ पे भी एक 1 आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, आउटपुट रहेगी 0। यहाँ पे 2 1 आ रहे हैं, यानी नंबर ऑफ वंस कितने हुए, इवन। तो इवन हमें नहीं चाहिए, हमें ऑड चाहिए। ऑड के लिए हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो ये आउटपुट इस तरीके से बनती है। पहले ये समझो कि ऑड पैरिटी जनरेटर है क्या, करता क्या है, और उस हिसाब से उसकी आउटपुट बना लेते हो। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप अगेन वही कि या तो के मैप बना लो या इधर से डायरेक्ट एक्सप्रेशन बना लो। डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं बनता कभी भी, पता नहीं क्यों उसने पिछली बार दिखाया है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी 8 मिन टर्म्स बनेंगी अगर मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन बनाऊँ, बहुत ही लंबा चौड़ा होएगा। तो के मैप इज द वे टू गो। ठीक है, अब इस के मैप का जरा एक्सप्रेशन बनाओ कि क्या बनता है। इस के मैप का जरा एक्सप्रेशन बनाओ कि क्या बनता है। उसने इवन तुम्हें ग्रुप्स बना के दे दिए, अब तो कोई मुश्किल रह ही नहीं गई। लेकिन यहाँ पे तुम ये करो कि इतना मुश्किल ना करो इसको, इसको तुम ABCD कर लो। पता नहीं क्यों उसने ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको तुम कर लो कि ये A, B और CD। चलिए इसका जरा एक्सप्रेशन लिख लो। बन गया भाई। तो इसमें कोई मतलब काफ़ी आसान था कि इसमें कोई ग्रुप तो बन नहीं रहा, ये सारे वन अलग-अलग ही हैं। तो ग्रुप तो उसने बल्कि बना के भी दिखा दिया कि अलग-अलग ही हैं। तो इसकी मिन टर्म बन जाएगी A बार, B बार, C बार, D बार। इसकी बन जाएगी A बार, B बार, C, D। क्योंकि लिखना ही पड़ेगा ना, ये ऐसे तो नहीं होएगी। तो ये पहले की बनेगी A बार, B बार, C बार, D बार। दूसरे की बनेगी ये जो अगले वाला है, मतलब मैं रो वाइज जा रहा हूँ ना, तो अब ये वाला वन, तो इसकी बनेगी A बार, B बार, C, D। प्लस दूसरी लाइन में आ गए यहाँ पे, तो A बार, B बार, नहीं, A बार, B, C बार, D। और इस लाइन में एंड पे आ गया तो A बार, B, C, D बार। चलते जो यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया A, B, C बार, D बार। लाइन में आगे चले जाओ तो ABCD। आखिरी लाइन में नीचे यहाँ पे आ गया तो A, B बार, C बार, D। प्लस आखिरी जो बनेगा वो A, B बार, C, D बार बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन निकल आया। अब नॉर्मली हम हमेशा खुश होते थे के मैप बना के, क्योंकि के मैप से सिंप्लीफिकेशन हो जाती थी, हमारे पास एक्सप्रेशन सिंपल आ जाता था। लेकिन वो तुम्हें समझाया था कि हम के मैप में ग्रुपिंग अगर अच्छी करेंगे तो एक्सप्रेशन अच्छा आएगा, वरना तो नहीं आएगा। तो ये ग्रुपिंग इंतहाई फारिग ग्रुपिंग है, इसमें ग्रुपिंग है ही नहीं, तो एक्सप्रेशन तो बहुत ही खतरनाक आएगा ना, जहरी बात है, खतरनाक आएगा। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, अब ये इधर से के मैप से तो सिंप्लीफाई नहीं ना हुआ, ये तो टाइम ज़ाया किया हमने। ये तो हम ट्रुथ टेबल से डायरेक्ट भी ले लेते तो यही एक्सप्रेशन आ जाता। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो हम कैसा करते हैं कि A बार B बार को पहले देखते हैं। यहाँ पे ये A बार B बार कॉमन आ रहा है, ठीक है, पहली दो टर्म्स में। ये आ जाएगा C बार D बार प्लस CD। ठीक हो गया, ये पहली दो टर्म्स को मैंने देखा। अब दूसरी दो टर्म्स में A बार B कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C बार D प्लस C D बार। ये अगली दो। अब इससे अगली दो टर्म्स देखो A B, तो प्लस A B कॉमन लो, तो ये आ गया C बार D बार प्लस C D। और एंड पे A B बार, अब पता नहीं इसका फायदा भी होना है या नहीं, लेकिन अब मैंने कर सारा ही दिया। A B बार C बार D प्लस
सी डी बार। ये मैंने कर लिया, सारे को ही मैंने कंप्लीट किया। फायदा हुआ है या नहीं, ये देखो हुआ है क्योंकि ये जो है ना, ये अब मैं ये कॉमन लूंगा, ऐसे ही है ना, ये देखो ये दोनों कॉमन है तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं अब इस सारे को कॉमन लेता हूँ इधर, और मेरे पास आ जाता है ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक हो गया। और इसी तरह से मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो ये दूसरी टर्म में भी है और इसमें आखिरी में भी है, तो ये भी कॉमन आ सकता है। तो मैं कहूँगा ये आ गया ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, और आई थिंक दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा आगे मैं इसको नहीं खींच सकता, ये इससे ज़्यादा मैं इसको आगे सिंप्लीफाई फिलहाल नहीं कर सकता। अब इसको अगर इससे आगे लेके जाना तो तुम्हें चाहिए एक्स और एक्स नॉर गेट्स। ठीक है, मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर तुमने इससे भी आगे लेके जाना है ना, तो तुम्हें एक्स और एक्स नॉर गेट्स चाहिए। तो हाँ, मैं तुम्हें कहता पहले मैं तुम्हें इसको रिवाइज बल्कि पढ़ाया ही इसने यहाँ पे हुआ। तो हमारे पास दो नए गेट्स हैं, एक्स और, जिसको एक्सक्लूसिव और कहते हो, और एक्स नॉर यानी एक्सक्लूसिव नॉर। ये दो गेट्स हैं। अच्छा, अब एक तो एक्स और का निशान क्या होता है? अच्छा, ये कहाँ पढ़ा हुआ है तुमने? मैं चाह रहा था मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूं, लेकिन वो है नहीं, मतलब बस उसने जिक्र किया हुआ है और वो है एक्स और ऐसे होता था, ए होता था, बी होता था और आउटपुट होती थी एफ। हाँ जी, ट्रुथ टेबल क्या थी? 0 0 1 0 1 0 1। हाँ जी, आउटपुट याद है एक्स और की? तो इधर 0 होता था, इधर 1, इधर 1 और इधर 0। ये एक्स और की आउटपुट होती है। और एक्स नॉर अगर करना है तो इसी को उल्टा लो मेरा हाल। तो एक्स नॉर में क्या होएगा कि वो सिर्फ आउटपुट उलट जाएगी ना, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 1। यहाँ पे अगर मैं तुमसे कहूँ कि ए एक्सक्लूसिव और बी यानी ए एक्स और बी की इक्वेशन लिखो, यानी तुम्हें मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रुथ टेबल में से एक्सप्रेशन निकालो, तो तुम वही करोगे जो हमेशा करते हो, तुम आउटपुट में देखोगे कि वंस कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे वंस आ रहे हैं, तो यहाँ से मिन टर्म निकाल लोगे, क्या निकलेगी? ए बार बी, ए बार बी प्लस, और दूसरी मिन टर्म क्या आ रही है? ए बी बार, ए बी बार। इस तरह से अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक्स नॉर का निकाल लो, एक्स नॉर की क्या निकलेगी? अब जहां जहां पे 1 आ रहा है, ये क्या है जी? ए बार बी बार, ए बार बी बार प्लस यहाँ पे 1 आ रहा है विच मीन्स ए बी। तो ये तुमने ए एक्स और एक्स नॉर के एक्सप्रेशंस बना लिए। ये अब अगर तुम इधर अप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा ये कुछ सिंप्लीफाई होता है, वरना ये सिंप्लीफाई नहीं होता। तो अब जरा करो अप्लाई। ये तुम्हें क्या लग रहा है? पहली टर्म जो है सी बार डी बार प्लस सी डी, ये एक्स नॉर लग रहा है। ए बार बी बार प्लस ए बी, ये एक्स नॉर लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि सी एक्स नॉर बी। ठीक है, फिर ये भी एक्स नॉर लग रहा है, ए एक्स नॉर बी प्लस, अब ये क्या लग रहा है? सी बार डी प्लस सी डी बार, ये पहले वाला है सी बार डी प्लस सी डी बार, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव और, तो ये होएगा सी एक्स और बी, और इसी तरह से एंड पे ए एक्स और बी हो गया। ये तुम्हारा अब एक्सप्रेशन इस हाल तक आ जाता है। अब मैं इसको तुम्हें वो नहीं कर सकता, वो बड़ा मुश्किल होएगा, इसको टाइप करना ज़रा मुश्किल है, तो मैं इसको यहाँ से अब कॉपी करूँगा, यहाँ से आगे समझा दूँगा। तो मैंने जो लिखा है वो बेसिकली ये लिखा है, मैंने लिखा है कि सी एक्स नॉर डी, एक्स नॉर का निशान क्या होता है कि एक्सक्लूसिव और का निशान ऊपर बार लगी होती है, फिर ए एक्स नॉर बी, फिर सी एक्स और डी और ए एक्स और बी। अब अगर इसको तुम ये समझो ना कि ये लिखा हुआ है, ये एक्स है, इसको पूरे को एक्स समझो, इसको वाई समझो, और इसको भी फिर ये भी एक्स है और ये भी वाई है, मतलब इस पूरी रकम को समझोगे ये वाई लिखी हुई है, तो यहाँ पे ये एक्स बार लिखा हुआ है एक्चुअली, और यहाँ पे ये एक्चुअली वाई बार लिखा हुआ है, ये ऊपर बार लगे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स बार वाई बार प्लस
एक्स वाई। तो अगेन ये शक्ल जो अपना लेगा वो ये नीचे वाली अपना लेगा कि ए बार एक्स बी बार प्लस ए बी वाली। तो ये अगेन एक्स नॉर, यानी इस पूरी चीज़ का एक्स नॉर बन जाएगा एक्स नॉर वाई। तो ये इवेंचुअली इसका जो आंसर होएगा वो ये होएगा कि ये दोनों का एक्स नॉर बन जाएगा एंड। और फिर इवेंचुअली इसको देख के तुम सर्किट बना लेते हो। सर्किट काफ़ी ही सादा सा है बिल्कुल। एक दो तीन गेट है सर्किट के अंदर, एक ये गेट है, एक ये गेट है, एक ये गेट, तीन गेट है और एक नॉट लगा हुआ है, जरी बात है। तो ये शायद ही कभी ऐसा एग्जाम्पल तुम्हें मिले जिसमें ये होए कि के मैप के जरिए से तुम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पाए। तुमने के मैप को खोला और सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई, ये तो एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल नहीं हुआ। तो व्हाट यू कैन डू इज कि तुम अलजेब्रा इस्तेमाल कर सकते हो, डिफरेंट रूल्स इस्तेमाल कर सकते हो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, और फिर इवेंचुअली सर्किट तो बना देंगे। एक्स और गेट्स की ना ट्रूथ टेबल्स लाजमी लिख लेना, ये बहुत जगहों पे हेल्प करती है। अच्छा भाई, ये अगला हिस्सा है जो है कॉम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस। अभी तक तुम ये करते रहे कि तुम्हें हम कहते थे कि भाई ये सर्किट बनाओ, एडजेसेंट वंस डिटेक्टर बनाओ, ऑड पैरिटी जनरेटर बनाओ, फलाना सर्किट बनाओ। तो तुम उस सर्किट को देखते थे, उसकी ट्रूथ टेबल बनाते थे कि मैं फलाना 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 काम करके तुम एंड पे एक सर्किट की शक्ल बना लेते। सर्किट की शक्ल बन जाएगी ना, जब तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आ गया तो फिर तो तुमने तारें जोड़ दी हैं, वो सर्किट बन गया। तो एक ये तरीका था काम करने का, इसको कॉम्बिनेशनल तरीका कहते हैं। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं जिसमें तुम वो गेट्स को जोड़ जोड़ के कंबाइन कर करके तुम कोई भी सर्किट बना सकते हो जो एक्चुअली कोई काम करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ये होते हैं कि वो कुछ एक्चुअली काम करता है। अब दूसरा तरीका काम करने का ये है कि तुम फंक्शनल डिवाइसेस के जरिए से काम करो। वंस अगेन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ये थे कि तुमने ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशंस के जरिए से तुमने एक सर्किट डायग्राम बना लिया, यानी एंड गेट्स और गेट्स व्हाटएवर, और उसको तारे जोड़ के वो सर्किट को काम करना शुरू कर देता है। लेकिन वो सर्किट बड़ा वैल्यूएबल है, वो कुछ काम करता है। फॉर एग्जांपल ये एक एडजेसेंट वंस डिटेक्टर है, तो ये एक्चुअली कुछ करता है, ये एडजेसेंट वंस को डिटेक्ट करता है। तो एक रास्ता तो ये है कि कोई भी सर्किट सोचो दुनिया में, ट्रूथ टेबल बनाओ, के मैप बनाओ, एक्सप्रेशन बनाओ और उसका सर्किट बनाओ, और वो सर्किट काम करना शुरू कर दे। दूसरा तरीका ये है कि बाजार से बनी बनाई फंक्शनल डिवाइसेस खरीद लो। तुम अगर एक कैलकुलेटर बना रहे हो, उस कैलकुलेटर के अंदर तुम्हें दो नंबर्स ऐड करने के लिए सर्किट चाहिए, तो दो रास्ते हैं। या तो वो सर्किट खुद हाथ से डिजाइन कर लो, या जाके बाजार से एक बना बनाया सर्किट खरीद लो जो ऐड करता है और उसको अपने उसके कैलकुलेटर के अंदर ऐड कर दो। ठीक है। तो फंक्शनल डिवाइसेस एक टोटली डिफरेंट तरीका है काम करने का। इसमें यह है कि तुम्हें बनी बनाई डिवाइसेस मिल जाती हैं, तुमने सिर्फ उसको लगा के इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। ठीक है। ये वो हैं जो आप जाके हार्ड रोड से खरीदते हो। ये तुम्हें आईसीज की शक्ल में मिलती हैं, ज़्यादातर इंटीग्रेटेड सर्किट्स की शक्ल में। इनको कहते हैं एमएसआई, कहते हैं ये, इनको एमएसआई कहते हैं। एमएसआई से बनता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो वो जो आईसीज होते हैं ना, जो तुम जाके खरीद सकते हो हार्ड रोड से और फिर ला के अपने सर्किट बोर्ड पर लगा सकते हो, ये वो हैं फंक्शनल डिवाइसेस, और इनमें से सब कोई ना कोई काम करती हैं। तो इनमें से पहली डिवाइस है एडर। सबसे बुनियादी चीज जो दो चीजों को जमा करती है, ऐड करती है, एडर, जो तुम्हारे सीपीयू के अंदर भी लगा होएगा, जो वैल्यूज को ऐड करता है। तो वैसे तो तुम जाके बाजार से एडर खरीद लाओगे, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि एडर की ट्रूथ टेबल बनाओ, तो तुम क्या बनाओगे? यानी अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुमने एडर खुद डिजाइन करना है इस तरीके से, तो तुम क्या करोगे, मतलब ट्रूथ टेबल वगैरह के जरिए से? तुम ट्रूथ टेबल बनाओगे, तुम डिसाइड करोगे कि इसकी कितनी इनपुट्स होंगी, कितनी आउटपुट्स होंगी, और वो फिर करेगा क्या, और उस हिसाब से आगे चलना शुरू करोगे। तो एडर ये होता है, ये एडर हैं जो तुम बाजार से खरीद के लाओगे। हाफ एडर ये होता है कि उसकी दो इनपुट्स होती हैं, यानी उसको सिर्फ दो बिटें दे सकते हैं, दो बिटें वो ऐड करेगा, दो बिटें ऐड करेगा। ऐड करने के बाद तुम्हें पता है जवाब आ जाएगा, ये उसका जवाब आ जाएगा, इस तार पे आउटपुट आ जाएगी। लेकिन एक और भी जवाब आएगा, वो कैरी होएगी। यानी अगर तुम वन और वन को जमा करोगे तो तुम्हें पता है जवाब तो जीरो आएगा, लेकिन
फाइनल कैरी में 1 आ जाता है, तो ये वो कैरी आउट होती है, सी आउट जो कैरी, ये हाफ एडर है। फुल एडर में सिर्फ ये फर्क है कि तुम 3 चीजें जमा करते हो, 2 बिटें जमा नहीं करते, 3 जमा करते हो। और कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम, बड़ी सिंपल सी बात है कि तुम जब 2 बिटें जमा करते हो, नहीं ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जब तुम ये जमा करते हो तो जाहिर बात है जब तुम पहला 1 1 जमा करोगे तो आंसर आएगा 0। तो तुम 1 का क्या करोगे, जो इधर 1 आएगा वो 1 आगे कैरी करोगे ना। तो अगला जो एडर लगा, ये जो एडर यहाँ पे लगा हुआ है ये तो चल जाएगा, ये तो 2 बिटों को जमा करके आंसर दे देगा और कैरी दे देगा। लेकिन जो अगला एडर है जो इन दोनों को जमा कर रहा है, उसने सिर्फ इन दोनों को जमा नहीं करना, उसमें साथ जो पीछे से कैरी आई है उसको भी जमा करना है। तो इसलिए तुम्हें इसकी तीसरी तार की जरूरत पड़ती है। इस तीसरी तार का नाम ही उसने कैरी इन रखा है। कॉन्सेप्ट ये है कि पीछे से जो कैरी आ रही है वो भी साथ हमने अब इंक्लूड करके वो करना है। ये फुल एडर है, ठीक है। ट्रूथ टेबल्स बना लो देखने के लिए कि क्या कर रही हैं। तो हाफ एडर 2 बिटों को जमा करेगा, बच्चों वाली बात है, 0 0 जमा करोगे 0 आएगा, 0 1 1 तो ना 1 1, ये ऐसे थोड़ी सी बात समझने होगी। 1 1 जमा करोगे तो सम 0 आएगा और कैरी 1 आएगा। अच्छा, फुल एडर में थोड़ा लंबा काम है। ये फिर उसने हाफ एडर का तुम्हें सर्किट बना के दिखाया है कि इस तरह का सर्किट। अब ये गेम है क्या, गेम ये है कि तुमने इस सर्किट के बारे में वरी करना ही नहीं है, तुम्हें परवाह ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है। तुमने जाके ये चिप खरीद ली है, इस चिप के अंदर क्या है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ये पता है कि तुम 2 बिटें इधर रखते हो, जवाब आ जाता है, बस खत्म बात। ये फर्क होता है फंक्शनल डिवाइसेस में काम करने का और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में काम करने का। अगर तुम ये काम कॉम्बिनेशनल सर्किट में कर रहे होते हो तो तुम इसका सर्किट खुद बनाते और एक एक चीज के बारे में टेंशन लेते। लेकिन फंक्शनल डिवाइसेस में छपा हुआ है ऊपर कि भाई ये काम ये डिवाइस करती है, जाओ लगाओ अपने सर्किट में और काम करो। तो अगर तुम फुल एडर की बनाओगे ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें 3 इनपुट्स हो गई ना, तो इसकी ट्रूथ टेबल ज़रा लंबी होगी। लेकिन बात वही है कि अगर तुम 0 1 0 को जमा करोगे तो जवाब 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। आखिरी इसमें भी इंटरेस्टिंग है, अगर तुम 1 1 1 जमा करोगे तो 3 आएगा ना, 3 का मतलब होता है 1 1, तो सम में भी 1 आएगा और आउटपुट में भी और कैरी में भी 1 आएगा। और फिर अगेन उसने तुम्हें करके दिखाया कि अगर तुम इसका वो बनाओ, एक्सप्रेशन बनाओ और फिर वो बनाओ, सर्किट बनाओ, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट बनता है। लेकिन अगेन हमारा टेंशन ये नहीं है, हमारे लिए ये सारा सर्किट एक डब्बे के अंदर छुपा हुआ है और हमें डब्बे का पता है कि उस डब्बे में हम ए बी और सी डालते हैं और हमारे पास 2 जवाब निकल आते हैं, अल्लाह खैर से। इससे ज़्यादा हमने इसको, मतलब क्योंकि ये मतलब इसको डिवाइस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा हमने इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब तुम्हारे पास अगर यार ये थोड़ा एक छोटा सा एग्जांपल है, फॉर्मिंग अ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स। वो कहता है कि एक ऐसा सर्किट बनाओ जो फुल एडर का काम करे, लेकिन तुमने इस्तेमाल करने हैं हाफ एडर्स। तो फुल एडर क्या होता है, अगर मैं इधर एक डब्बा बना दूं, इधर बाहर एक डब्बा बना दूं इस तरह से, तो फुल एडर ये होता है कि उसकी 3 इनपुट्स होती हैं, ए बी और सी, ये वाली, ठीक है। और आउटपुट्स क्या होती हैं, सम और कैरी आउट। तो करना क्या है, 2 बिटें पहले जमा कर लो, इधर रिजल्ट आ जाएगा। अब जो रिजल्ट आया उसमें तीसरी बिट जमा कर दो, तो 2 हाफ एडर लगा के तुम्हारे पास वो काम बन जाएगा कि तुम इवेंचुअली आउटपुट कर सकते हो। अब जाहिर बात है 2 2 बिटें तो नहीं जमा करनी, हमने 64 बिटें जमा करनी है। हमारा सीपीयू 64 बिट का है, विच मीन्स उसके अंदर 64 बिट का एडर लगा हुआ है, वो 2 64 बिट की वैल्यूज को पकड़ के उनको जमा करता है। तो इसको कैस्केडिंग कहते हैं कि तुम जो डिवाइस खरीद के लाए हो उसको तुम मल्टीपल टाइम्स कैस्केड करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, रिपीट करोगे, ताकि तुम्हारे 64 बिट के नंबर ऐड हो जाए जो भी है। तो उसने तुम्हें दिखाया है कि मैं 4 बिट के नंबर्स अगर ऐड करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है। पहली बात तो ये है कि 4 बिट के नंबर्स लिखने आने चाहिए। तो 4 बिट के नंबर्स तुम इस तरह से लिखोगे कि A3 A2 A1 A0, ये तुम्हारा पहला नंबर होएगा, दूसरा नंबर होएगा B3 B2 B1 B0। तो ये तुम्हारे ऑपरेंड्स होंगे ना, जो वो नंबर्स होंगे जिनको तुमने ऐड करना है। तो 4 डिजिट का नंबर है ना, तो पहला डिजिट हो गया A3, दूसरा डिजिट हो गया A2, फिर A1, फिर A0। अब जब आम जिंदगी में जमा करते हो इस तरीके से, तो शुरू कहाँ से करते हो, A0 से शुरू करते हो ना, राइट साइड से शुरू करते हो बिल्कुल। तो सबसे पहले A0 और B0
जमा होएंगे। हो गए, जवाब आ गया। लेकिन इनकी जो कैरी होएगी वो अगले को देनी है। पहली बात है, तुम आम जिंदगी में भी यही करते हो कि जब इन दोनों को जमा करते हो, जो रिजल्ट आता है उसके बाद कैरी आती है, वो कैरी अगले को दे देते हो ना। A1 B1 की टेंशन है वो। तो A1 B1 जहाँ पे ऐड होएंगे वहां सिर्फ वो नहीं होएंगे, पीछे से कैरी भी ऐड होएगी। वेरी गुड, हो गया। ये जो कैरी बनाएगा वो अगले को जाएगी, ये जो कैरी बनाएगा वो अगले को जाएगी, सो ऑन। और एंड में मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये 4 बिट का आंसर, S3 S2 S1 S0। मैंने दो 4 बिट के नंबर ऐड किए, मेरे पास 4 बिट का आंसर आ गया। एक फाइनल कैरी प्रोड्यूस हो सकती है, शायद होए शायद ना होए, शायद जीरो आए, लेकिन बहरहाल हो सकती है, तो उसका ख्याल रखना है। इस कॉन्सेप्ट को कैस्केडिंग कहते हो। ये जरा क्लियर कर लेना, क्योंकि ये यही होता रहना है आपके साथ। हुआ ये है कि हमने फंक्शनल डिवाइस खरीदी है बाजार से, और उस फंक्शनल डिवाइस को हम कैस्केड कर रहे हैं, यानी उसको सीरीज में लगा रहे हैं ताकि हम ज्यादा बड़े बड़े नंबर हैंडल कर सकें। इस अमल को कैस्केडिंग कहते हो। कैस्केडिंग करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। जो ये तरीका है ना, इसको पैरेलल कैस्केडिंग कहते हो या कैरी प्रोपगेशन कहते हो। कैरी प्रोपगेशन जरा बेहतर लफ्ज है। कैरी प्रोपगेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले ने कैरी बनाई, दूसरे को दी, दूसरे ने बनाई, तीसरे को दी, तीसरे ने बनाई, चौथे को दी, सो ऑन 64 बिटों तक ये काम चलता रहा। कैरी प्रोपगेट करती गई, कैरी ट्रेवल करती गई, चलती गई आगे आगे तक। कैरी प्रोपगेशन में कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है, काफी बारीक है कि कैरी प्रोपगेशन में इश्यूज क्या आएंगे। बहुत ही मुश्किल है समझना, लेकिन जरा कोशिश करो। कोशिश करो कि ये समझो कि तुमने ये नंबर जो हैं ए और बी, ये तुम्हारे जो ऑपरेंड्स हैं इनको तुम जमा करना चाह रहे हो, समझो ये तुमने नंबर्स इनपुट किए हैं। अब इनपुट करने का मतलब है कि तुमने तारों के ऊपर ये डेटा डाला है। इन तारों के ऊपर तुमने ये डेटा सारा डाला है। जैसे ही तुम तारों के ऊपर ये डेटा डालोगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही है ना भाई, सर्किट अपना काम करेगा, जितनी देर में इसने काम करना है उतनी देर में इसने करना है, उतनी देर में इसने करना है। लेट्स से 1 मिली सेकेंड लगता है उसको काम करने में। तो जैसे ही तुम इनपुट डालते हो सारों के ऊपर, क्योंकि तुमने नंबर तो इकट्ठे ही देना है ना। तुम कहोगे 4540 को ऐड करो फलानी रकम के अंदर, चार 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 बिटों की तुम दो रकमें दोगे, वो इकट्ठी तुम अप्लाई कर दोगे। जैसे ही अप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा, इधर इधर एक आंसर आ जाएगा, इधर एक आंसर आ जाएगा, इधर एक आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर जो ठीक है इसकी तो खैर है, बाकी सारे गलत होंगे। बाकी सारे गलत होंगे क्योंकि भाई जब ये अपना काम कर चुका होएगा और ये अपनी कैरी पैदा करके इसको देगा, और फिर ये जब कैरी उसके अंदर जमा करेगा तो तब इसका आंसर ठीक होएगा ना। जब आपने अभी नंबर्स अप्लाई ही किए हैं तो उस वक्त तो इसको कैरी मिली नहीं है, उस वक्त तक तो कैरी जनरेट ही नहीं हुई। तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो कैरी प्रोपगेशन में, यानी ये जो तुम इस तरह का सिस्टम बनाते हो पैरेलल कैस्केडिंग का, इसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, और वो ये है कि भाई जब तक पीछे से कैरी मुझे मिलेगी नहीं तब तक मैं तो मेरा आंसर गलत होएगा। अब ये प्रॉब्लम है। सर्किट्स ऐसे काम नहीं करते कि इसको तुम कहो कि थोड़ी देर रुक जा भाई, इसको कहो थोड़ी देर रुक जा, पीछे से इंतजार, ऐसे नहीं होएगा। तुम इनपुट्स दोगे, आउटपुट्स आ जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि वो आउटपुट्स कुछ थोड़ी देर के लिए गलत होएंगी जब तक पीछे से कैरी अपडेट नहीं होती। अब जाहिर बात है, अगर ये 64 बिटों का तुम एडर बना रहे हो, तुम्हें समझ आ ही चाहिए कितनी बड़ी सिरदर्द बन जाएगी कि पीछे से कैरी का वेट करते करते वो होएगा। तो कैरी प्रोपगेशन वाले सिस्टम्स में हमेशा एक प्रोपगेशन डिले है, प्रोपगेशन टाइम लगता है, विच कॉजेज प्रॉब्लम्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी तुम इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल करते हो क्योंकि ये सिंपल है बहुत। लेकिन एटलीस्ट इनका प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि अगर तुम ये इस्तेमाल कर रहे हो तो इनमें प्रोपगेशन डिले का इशू है, जो एक मसला है। इसका इलाज करते हैं लुक अहेड कैरी सर्किट्स। वंस अगेन तमाशा कहाँ से शुरू हुआ था? फंक्शनल डिवाइस खरीद के लाए थे बाजार से, फिर उसको कैस्केडिंग की, उसको कॉपी पेस्ट किया, 10 डिवाइसें लगा दी लाइन में। अब लगाई किस तरह? पैरेलल लगाई। तो कैरी प्रोपगेशन हुई, प्रोपगेशन में प्रोपगेशन डिले आता था, ये एक इशू था। तो इसको सॉल्व करता है लुक अहेड कैरी जनरेटर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें कॉन्सेप्ट ये है, थोड़ा मुझे देखने दो, अगर डायग्राम है। डायग्राम ही कोई नहीं, कोई तो है।
ये 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 डायग्राम। तो मुझे पता है यहाँ पे लिखा हुआ है एएलयू, हम पहले एडर्स पढ़ते हैं फिर हम एएलयूज पढ़ेंगे, तो लेकिन बल्क कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। तुम्हारे पास अगेन 4 कैस्केड हुए हैं, लेकिन इस दफा इसकी कैरी निकल के इसको नहीं जा रही, ये नहीं हो रहा। इस दफा सबकी कैरी निकल के एक सर्किट को जा रही है। इस सर्किट को कहते हैं लुक हेड कैरी जनरेटर। हाँ जी, हेलो, आ गए वापस। मैं मेरा कनेक्शन ड्रॉप हुआ था। तो मैं ये कह रहा था कि अगेन इसमें भी तुम्हारे पास वही 4 सर्किट्स कॉपी पेस्ट हुए हैं, कैस्केडिंग हुई भी है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है बहुत ज़्यादा। इसमें कैरी जो है वो आगे प्रोपागेट नहीं कर रही। ये नहीं हो रहा कि यहाँ से निकल के इधर जाए, यहाँ से निकल के, ऐसे नहीं हो रहा। बल्कि इसमें कैरी जो है वो सारे सर्किट्स की देखो, चारों की एक सर्किट को जा रही है, एक चिप को जा रही है, जिसको लुक अहेड कैरी जनरेटर कहते हैं। इसका काम ही ये है कि ये चारों को एक ही वक्त में कैरी निकाल के देगा। यानी ये जो आउटपुट आ रही है ना इसकी, वो चारों को कैरी बन के जा रही है। तो लुक अहेड कैरी जनरेटर एक इलाज है उस मसले का, तो पैरेलल कैस्केडिंग में आता है। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस बात को। हमने डिवाइस को कैस्केड किया पैरेलली, उसमें कैरी प्रोपगेशन की। कैरी प्रोपगेशन में एक इशू है, हमेशा रहेगा, वो प्रोपगेशन डिले का है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इस किताब में आगे भी हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। उसका इलाज हम करते हैं एक सर्किट की मदद से, जिसको लुक अहेड कैरी जनरेटर कहते हो। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सारे एडर्स अपनी आउटपुट एक ही वक्त में इस जनरेटर को पकड़ाते हैं, और ये जनरेटर सबको एक ही वक्त में सबकी कैरी पकड़ाता है, ताकि डिले वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाए। अगर करना चाहते हो इसको कर लेना, लेकिन मैं नहीं करूंगा कि ये सर्किट के अंदर क्या एक्चुअली, उस लुक अहेड कैरी जनरेटर के अंदर एक सर्किट लगा होगा ना, वो जो डब्बा है उसके अंदर एक सर्किट लगा होगा, तो वो सर्किट एक्चुअली कैसे काम करता है, और उसकी फिर एक्सप्रेशंस और सर्किट डायग्राम। लो भाई, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, विच इज एमएस। ठीक है, ले लो, चलो, ओके भाई।